सो हेलो गाइस, वेलकम बैक। सो हमारा आज का टॉपिक जो है वो गृहिणी रोग है, यानी माल एब्जॉर्प्शन सिंड्रोम। तो सबसे पहले हम व्याधि परिचय देख लेते हैं। अब सुश्रुत के मत अनुसार जो है पक्वाशय और आमाशय के मध्य में स्थित जो षष्ठी पित्तधरा कला है वही गृहिणी है। यानी सुश्रुत ने षष्ठी पित्तधरा कला को ही गृहिणी माना है, और इसी गृहिणी में अगर कोई दुष्टि हो जाए तो हमारा गृहिणी रोग उत्पन्न हो जाता है। यानी इसी गृहिणी में होने वाली दुष्टि को गृहिणी रोग भी कह सकते हैं। तो नाउ अब देखते हैं गृहिणी रोग की परिभाषा। तो परिभाषा किस तरीके से समझ सकते हैं, डेफिनेशन सामने स्क्रीन में। तो जब भी शरीर की अग्नि मंद होगी तो मंद अग्नि द्वारा जो विदग्ध आहार होगा वो शरीर के अधोभाग से पक्व या अपक्व अवस्था में बाहर निकलेगा, उसी को जो है गृहिणी रोग कहा जाता है। तो ये सिंपल सा है, जब भी शरीर की अग्नि जो है मंद होगी तो उसके द्वारा जो आहार पक्व और अपक्व मात्रा में शरीर से जब बाहर निकले वही रोग जो है गृहिणी रोग कहलाता है। तो अब गृहिणी की जो है हम निरुक्ति देख लेते हैं। निरुक्ति कुछ इस प्रकार है। ग्रह प्लस अनि में डिश प्रत्यय लगाने पर गृहिणी शब्द बनता है, जिसका अर्थ है ग्रहण करना। तो यही गृहिणी का काम है। गृहिणी जो है अन्न का धारण करती है, पाचन एवं शोषण करती है। तो इसी से जो है इस शब्द की निरुक्ति हुई है। अब बढ़ते हैं गृहिणी के निदानों की ओर। तो गृहिणी के मुख्यतः क्या क्या निदान हैं। तो गृहिणी के कुछ इस प्रकार के निदान हैं। अगर भोजन का सेवन ना करें, अजीर्ण होने पर अगर भोजन करें, विश्रमासन करा जाए, अधिक मात्रा में अगर भोजन करा जाए, असात्म भोजन करा जाए, ये सब जो है आचार्य चरक ने बताए हैं। अब आचार्य सुश्रुत के मत अनुसार कुछ इस प्रकार है। अतिसार से अगर ग्रस्त हो तो गृहिणी उत्पन्न हो सकती है, और जठराग्नि अगर मंद हो तो गृहिणी उत्पन्न हो सकती है। ये गृहिणी के प्रमुखता निदान है। नाउ अब बढ़ते हैं गृहिणी की संप्राप्ति की ओर। तो जैसे हमने पिछली स्लाइड में देख लिया था कि किन किन निदानों के से जो है गृहिणी रोग उत्पन्न होता है। तो सबसे पहले संप्राप्ति में हम देखेंगे निदानों का हमने सेवन किया। आहारज विहारज एवं मानसिक तीनों ही प्रकार के निदानों के सेवन से क्या होगा, अग्निमान की उत्पत्ति होगी। ये हम कहाँ देख चुके हैं, हम व्याधि परिचय में एवं परिभाषा में भी देख चुके हैं। अग्निमान जो है इसका मुख्य कारण रहता है। तो अग्निमान जब भी होगा तो उससे क्या होगा, आमदोष की उत्पत्ति होगी, क्योंकि जब जठराग्नि मंद होगी एवं आहार का पाचन ठीक ढंग से नहीं होगा तो आमदोष की उत्पत्ति होगी। नाउ फिर उसके बाद क्या है, दोषों का गृहिणी में स्थान संशय, यानी फिर जो त्रिदोष है, मतलब मुख्यतः इसमें त्रिदोष होता है। तो यानी आम दोष की उत्पत्ति से क्या है, दो जो है गृहिणी में संचय कर लेंगे, यानी एकत्रित हो जाएंगे। गृहिणी में एकत्रित होने के बाद जो है क्या है, अब गृहिणी जो है दुष्टि हो गई, यानी गृहिणी की दुष्टि हो गई, गृहिणी दूषित हो गई। ना उससे क्या होगा, आहार का ठीक तरह से पाचन नहीं होगा और एक आहार का ठीक तरह से ग्रहण नहीं होगा, जिसकी वजह से आहार कभी पक्व कभी अपक्व हो जाएगा, एवं पक्व एवं अपक्व अन्न का अधोभाग से निसरण। तो कभी पक्व कभी अपक्व जो अन्न है वो अधोभाग से निसरित होगा, एवं लास्ट में इस तरीके से गृहिणी रोग की जो है उत्पत्ति होगी। ना ये हो गया इसकी संप्राप्ति। अब इसका इसी से संप्राप्ति घटक देख लेते हैं। तो संप्राप्ति घटक जो है हमारा दोष इसमें क्या है, त्रिदोष प्रधान है। त्रिदोष है, वात भी, पित्त भी और कफ भी। दूष्य क्या हो रहा है, दूष्य हो रहा है अन्न एवं रस। तो अन्न क्योंकि अग्नि से रिलेटेड है, अन्न गृहिणी जो है अन्न को ग्रहण करती है, तो इसलिए अन्न एवं अन्न से जो उत्पन्न होता है रस वो यहाँ पे दूषित होगा। तो स्रोतस क्या होगा, अन्न वह स्रोतस एवं पुरुष वह स्रोतस, दोनों ही स्रोतस होंगे। अधिष्ठान इसका गृहिणी रहेगा। स्रोतोदृष्टि जो है अति प्रवृत्ति रहेगी, अति प्रवृत्ति होगी, यानी अति प्रवृत्ति होगी मल की आपकी। और साध्य असाध्यता होगी, कृष्ण साध्य थोड़े कठिनता से साध्य मानी गई है। तो ये था हमारा संप्राप्ति और संप्राप्ति घटक। नाउ मेन हमारा आता है कि गृहिणी के जो भेद हैं, इतने सारे भेद अलग अलग आचार्यों के मत के अनुसार है, तो उन्हें हम याद कैसे रखेंगे। यहाँ पे हमारा पार्ट आता है ट्रिक्स और मेमोनिक्स का। तो यहाँ पे मैंने ट्रिक जो बनाई है वो ये कुछ इस तरह है। तो जो आचार्य चरक हैं तथा आचार्य सुश्रुत ने जो बताया है वो गृहिणी वातिक, पैतिक, कफज और त्रिदोषज गृहिणी बताई है। तो ये लर्न करने में इजी है। 4 प्रकार की गृहिणी उन्होंने बताई है, वातिक, पैतिज, कफज और त्रिदोषज। यहाँ याद रखने वाली बात है, सन्निपातज नहीं बोला उन्होंने, त्रिदोषज बोला है उसकी जगह पे। तो अब आते हैं हम आचार्य माधवकर के मत अनुसार। तो आचार्य माधवकर ने बताई है वातिक, पैतिक, कफज, सन्निपातिक, संग्रह गृहिणी और घंटी यंत्र गृहिणी। तो इसको इजीली याद करने का तरीका क्या है, ताकि हम आचार्य माधवकर और अगले जो आचार्य गणनाथ सेन उनका मिक्स ना करें, इसके लिए ये है, हम इसे ऐसे याद कर सकते हैं। आचार्य माधवकर ने कहा VPKS से संग्रह और घंटी यंत्र गृहिणी उत्पन्न हुए।
यानी हम इसे ऐसे याद कर सकते हैं, आचार्य माधवकर ने कहा VPKS से संग्रह और घंटी ग्रंथ ग्रहणी उत्पन्न हुए। यहाँ पे V से हो जाएगा वातिक ग्रहणी, P से हो जाएगा पैतिक ग्रहणी, K से हो जाएगा कफज ग्रहणी, S से हो जाएगा सन्निपातिक। नाउ दो हमें टर्म याद रखनी है, संग्रह और घंटी ग्रंथ। तो ये इसका ट्रिक है जिससे हम इसको इजीली याद कर सकते हैं। नाउ बढ़ते हैं आचार्य गणनाथ सेन के अनुसार कौन कौन से ग्रहणी है। तो उन्होंने बताया राजग्रहणी, सतज ग्रहणी, सयज ग्रहणी एवं निर्मोक ग्रहणी। तो ये 4 ग्रहणी उन्होंने बताई। अब मेन यही है कि हम आचार्य माधवकर और गणनाथ सेन की ग्रहणियों में कन्फ्यूज़न ना हो, इसके लिए जो है आचार्य माधवकर का तो हमने जो ट्रिक है मैमोनिक्स है वो देख ली। अब आचार्य गणनाथ की देखते हैं। तो आचार्य गणनाथ सेन ने कहा निर्मोक ग्रहणी राजा के क्षय सत से होती है। तो इसमें हमारी ट्रिक है कि आचार्य गणनाथ सेन ने कहा निर्मोक ग्रहणी जो है वो राजा के क्षय और सत से होती है। यहाँ पे निर्मोक एक ग्रहणी है, राजा से राजग्रहणी होगी, क्षय से क्षयज ग्रहणी, सत से सतज ग्रहणी। तो ये 4 प्रकार की ग्रहणी इसमें आ गई। तो अब हम इसमें और इसमें कन्फ्यूज़न नहीं होंगे, और प्लस हमें ये भी पता है कि चरक और सुश्रुत ने 4 प्रकार की बोली। नाउ इन सब के अलावा भी जो है ग्रहणी के 2 अन्य भेद माने गए हैं, स्वतंत्र ग्रहणी और परतंत्र ग्रहणी रोग। तो जो स्वतंत्र ग्रहणी रोग है वो ये है, बिना अतिसार उत्पत्ति के होने वाली ग्रहणी जो है वो स्वतंत्र ग्रहणी मानी जाएगी। यहाँ अतिसार उत्पत्ति नहीं होगी, यानी कोई अतिसार उत्पन्न नहीं हो रहा है, उसके अतिसार के बिना ही जो ग्रहणी उत्पन्न हो रही है वो है स्वतंत्र ग्रहणी। नाउ परतंत्र ग्रहणी क्या होगी, अतिसार के पश्चात अपथ्य सेवन से जो ग्रहणी उत्पन्न हो वो परतंत्र ग्रहणी। या पहले अतिसार हुआ, उसके बाद अतिसार अगर ठीक हुआ, उसके पश्चात भी हमने अपथ्य का सेवन किया, इसके बाद जो ग्रहणी उत्पन्न होगी वो होगी आपकी परतंत्र ग्रहणी। नाउ लेट्स सी पूर्व रूप ऑफ ग्रहणी रोग। तो ग्रहणी रोग के पूर्व रूप क्या रहेंगे। तो सबसे पहला रहेगा तृष्णा यानी प्यास लगेगी, आलस्य रहेगा, बल का क्षय होगा, खाए हुए अन्न का विदाह होगा, शरीर में भारीपन रहेगा, एवं भोजन में जो है चिरपाक रहेगा यानी लेट में डाइजेशन होगा। ये पूर्व रूप हैं ग्रहणी रोग के। तो अब आगे बढ़ते हैं। अब इसके बाद जो है, जो हमने ग्रहणी पढ़ी थी भेद अनुसार, तो सभी भेद के हम लक्षण जो है अलग अलग करके देखेंगे। तो सबसे पहले वातिक ग्रहणी के क्या लक्षण होंगे। तो वातिक ग्रहणी में जो है ग्रहण किए गए भोजन का कष्टपूर्वक पाक होगा, और अन्न का जो है अम्लपाक होगा यानी इंक्रीज होगा एसिडिक सिक्रीशन। उसके बाद जो है मुख तथा कंठ में शोष रहेगा, एवं क्षुधा व तृष्णा की अधिकता रहेगी यानी प्यास जो है वो अधिक लगेगी। पित्तज ग्रहणी के क्या लक्षण होंगे। तो रोगी का जो वर्ण होगा वो पिताभ होगा यानी येलोइश डिस्कलरेशन होगी पेशेंट में, ये दिखाया जाएगा। और उसके साथ नील पिताभ वर्ण के मल का निसरण होगा, यानी जो ब्लूइश येलो है वो उस टाइप का स्टूल जो होगा वो जनरली देखा जाएगा। और हृदय तथा कंठ में दाह रहेगा, बर्निंग सेंसेशन रहेगी एक दोनों ही जगह। अब बढ़ते हैं कफज ग्रहणी के लक्षणों की ओर। तो सबसे पहला इसमें रहेगा खाए हुए आहार का जो है कठिनता से हमारा पाचन होगा। दूसरा हिल्लास तथा सर्दी रहेगी, नोजिया वोमिटिंग इसमें देखने को मिलेगी। उसके बाद अरुचि रहेगी, और मुख माधुरी यानी मुख माउथ का जो टेस्ट है वो स्वीट रहेगा। और उसके बाद पतला आम गुरु तथा कफ से युक्त मल का जो है निसरण होगा। तो ये सब रहेगा कफज ग्रहणी के लक्षणों में। तो नाउ सन्निपातज के हैं हम यहाँ लक्षण जो है इंक्लूड नहीं कर रहे हैं, क्योंकि सन्निपातज में तीनों ही दोषों के मिश्रित लक्षण पाए जाएंगे। तो अब देखते हैं संग्रह ग्रहणी के लक्षण। तो इसमें बहुत इंपॉर्टेंट ये है कि इसका जो आक्रमण काल है यानी किस काल में ग्रहणी अकर होगी। तो हो सकता है 1 मंथ में हो, 15 डेज में हो, 10 डेज में हो, या प्रतिदिन भी आपको ये ग्रहणी जो है अकर हो सकती है। उसके बाद दूसरा है, इसमें जो स्टूल्स है वो द्रव, शीत, घन तथा स्निग्ध, आमयुक्त तथा अत्यधिक मल की जो होती है प्रवृत्ति होती है। उसके बाद और इम्पॉर्टेंट इसका जो टॉपिक है वो है दिवा प्रकोप तथा रात्रि में शयन, यानी दिन में जो होता है ये जनरली प्रकोप होता है इसका, और रात्रि में ये शमन हो जाता है। नाउ अब देखते हैं घंटी यंत्र ग्रहणी के क्या क्या लक्षण हैं। तो इसमें पहला मुख्य लक्षण है लेटते समय पार्श्व शूल होना, यानी जब आप लेटेंगे तो आपके लोइंस और रीजन में जो होगा वो शूल की प्रवृत्ति होगी। अत्यधिक दुर्बलता इसमें आ जाएगी, और मल त्याग के समय जल में डूबते हुए घड़े के समान ध्वनि की उत्पत्ति होती है। तो इसी से आप इसकी डेफिनेशन भी लिख सकते हैं, डेफिनेशन अलग से बताने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप लिख सकते हैं घंटी यंत्र जो ग्रहणी है वो यह वादी है जिसमें मलत्याग के समय जल
जल में डूबते हुए घड़े के समान ध्वनि उत्पन्न होती है, शरीर में अत्यधिक दुर्बलता आ जाती है एवं लेटते समय पार्श्वशूल जिसमें होता है वो व्याधि जो है घंटी यंत्र ग्रहणी व्याधि कहलाई जाती है। नाउ अब देखते हैं राजगृहिणी के क्या लक्षण हैं। तो इसकी डेफिनेशन सिंपल होगी। राज से हम समझ सकते हैं राजा, ये संपन्न वर्ग के लोगों में ही उत्पन्न होगी। जैसे ट्यूबरक्लोसिस राजयक्षमा में हमने देखा था, उसका रोगराट भी एक पर्याय था, यानी राजा का रोग, तो ये उसी तरीके से है। तो इसका देख लेते हैं। अपक्व तथा स्निग्ध मल की इसमें प्रवृत्ति होगी और रोगी का शरीर जो है पांडु वर्ण का होगा, रक्त अल्पता रहेगी। तो ये सब इसके लक्षण रहेंगे। तो नाउ अब है शतज ग्रहणी के लक्षण। तो शतज ग्रहणी का एक मेन लक्षण है आमयुक्त तथा रक्त मिश्रित द्रव की प्रवृत्ति, यानी ऊपर हमने जो देखी थी व्याधियां उसमें रक्त मिश्रित द्रव यानी स्टूल्स नहीं थे, तो इसमें जो है रक्त मिश्रित स्टूल्स होंगे और बाल बाल जो है मल की प्रवृत्ति होगी। अगर अब हम जो है क्षयज ग्रहणी के लक्षणों की बात करें तो इसमें भी जो है रक्त मिश्रित मल की प्रवृत्ति होगी और प्राय इसमें जो है अतिसार भी आपको पाया जाएगा। विडभेद जो है वो अतिसार है, डायरिया, वो भी इसमें पाया जाएगा। नाउ अब आता है निर्मोक ग्रहणी के लक्षण। तो निर्मोक ग्रहणी में क्या होगा, सूलयुक्त मल की प्रवृत्ति होगी, यानी पेनफुल आपका डेफिकेशन रहेगा। पिच्छिल तथा आम मल की प्रवृत्ति होगी। रक्त मिश्रित मल तथा अतिसार, यही सेम जो था वो इसके ऊपर वाले में क्षयज में भी था। कभी कभी कॉन्स्टिपेशन भी इसमें रहेगा, विबंध भी रहेगा। और ये चिरकाल अनुबंधी तथा कृष साध्य रोग है, यानी कठिनता से ही साध्य होगा। और इसकी डेफिनेशन भी आप इसी तरीके से लिख सकते हैं कि निर्मोक ग्रहणी वो ग्रहणी है जिसमें सूलयुक्त मल की प्रवृत्ति हो, पिच्छल तथा आम मल की प्रवृत्ति होती है, रक्त मिश्रित जो है हमारा अतिसार उत्पन्न होता है, कभी कभी कॉन्स्टिपेशन या विबंध भी रहता है। तो इसी प्रकार से आप इसकी जो है डेफिनेशन भी लिख सकते हैं। तो अब हमारा आखिरी टॉपिक जो आता है वो है साध्य असाध्यता। तो अगर बात करें हम, बालक में जो ग्रहणी अगर दृष्टि उत्पन्न होगी वो साध्य मानी जाएगी, युवा व्यक्ति में आपकी कृष साध्य मानी जाएगी तथा वृद्ध में जो है असाध्य मानी जाएगी। उसके बाद अगर दोष भेद से बात करें तो एक दोषज जो भी होंगी वो आपकी साध्य होंगी तथा सन्निपातक ग्रहणी जो है कृष साध्य होगी। उसके बाद नेक्स्ट जो है संग्रह ग्रहणी जो होगी वो कठिनताई से यानी दुष्चिकित्सीय होगी और तथा घंटी यंत्र ग्रहणी जो होगी वो असाध्य मानी गई है। सो ये हमारा आज का टॉपिक था। अगर आपको पसंद आया तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब।